Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gildial. Today you are learning about BSc Organic Chemistry, Hydrocarbons and Heterocycles, Lecture 2, Part 4. The topic is aromatization. In aromatization means the process of converting the aliphatic or alicyclic compounds into a ring, benzene ring, aromatic compounds. So when aliphatic or alicyclic compounds are strongly heated under pressure in the presence of catalyst, it gives aromatic compounds. Thus aliphatic or alicyclic compounds are converted into aromatic compounds. And what are the processes which involves these? The process involves the cyclization, isomerization, dehydrogenation. Okay, and other important points are, so note down these points. Isomerization of gasoline increases their octane number from 40 to 95 because unsaturated hydrocarbons are better fuels. Next point, in platforming or hydroforming, platinum catalyst is used, which is a valuable method for the commercial production of hydrocarbons. Catalytic aromatization. Alkanes with 6 to 10 carbons in the presence of Cr2O3 and Al2O3 at high temperature 600 degrees centigrade and high pressure 15 atm gives benzene or alicyclic compounds. So हमने क्या करना है, एरोमेटाइजेशन में क्या करना है कि हमने कोई भी हम एलिफेटिक कंपाउंड लेंगे या साइक्लिक कंपाउंड लेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसमें जो कम से कम जिसमें 6 कार्बन हो या 6 से ऊपर हो तो ईजिली वो बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो जैसे एग्जांपल हमने ये लिया, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें. तो 6 कार्बन से जब हमने इसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना लो एक, ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5, एक और बना लो, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6, 1 2 3 4 5 6 तो चाहिए मिनिमम, क्योंकि 6 चाहिए होते हैं ना इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तभी तो बनेंगे एरोमेटाइजेशन में. तो 6 कार्बन रिंग हमने या तो स्ट्रेट चेन लेंगे, स्ट्रेट चेन से हम कन्वर्ट करेंगे. अब क्या पहले क्या, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से अब ये देखो 2 कार्बन है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों में से एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे. जैसे हम एक हाइड्रोजन यहाँ से, ये मिथाइल ग्रुप है ना दोनों अटैच से, तो एक H जब हम निकाल देंगे इससे, यानी ये भी CH2 हो जाएगा ये वाला. जब एक, अभी तो CH3 है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यानी एक H इससे निकल गया, यानी फ्री रेडिकल H, और एक फ्री रेडिकल H इससे निकल गया. तो यहाँ पे ये जो है, ये इस पर भी फ्री रेडिकल आएगा कार्बन पे, और इस कार्बन पे भी फ्री रेडिकल आएगा, दोनों पे. ये दोनों कार्बन फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, एक साइकिल बनाएंगे. तो ये हमारे कितने निकले इसमें, अभी 2 H निकले, यानी जब 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो क्या निकलेगा, यानी 2 हाइड्रोजन रेडिकल 2 मिलकर के मॉलिक्यूल बना देगा ना. फिर ये क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा, वो भी मॉलिक्यूल बनाएगा. जब निकल जाएगा तो ये मॉलिक्यूल बनाएगा तो कितना हो जाएगा, H2 हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, ये माइनस हो गया. तो ये बन गया आपकी साइकिल बन जाएगी इस तरह से, ठीक है ना. 1 2 3 4 5 6 हो गया, अभी 6, अभी तो अब आगे भी और भी होगा. अब क्या होगा कि यहाँ से हर कार्बन से एक एक H भी निकलेगा, यानी 1 2 3 4 5 6. अब ये -6 H निकलेंगे, 6H, जो -6H निकलेंगे, हर इससे एक एक H निकलेगा यहाँ से. अभी तो CH2 है ना ये, तो यहाँ से जब निकलेगा तो क्या बचेगा, एक इसमें फ्री रेडिकल यहाँ भी बनेगा और यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बनेगा, ऐसे यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, सब जगह फ्री रेडिकल्स बनते रहेंगे. मतलब एक एक फ्री हो गया ना उनका इलेक्ट्रॉन. इस कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है ना, इस पे भी हुआ, इस पे, सब पे एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है. तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो कार्बन कार्बन आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे. कि फ्री हो गए तो फ्री होने से बॉन्ड क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, यानी डबल बॉन्ड बनेगा. सिंगल बॉन्ड तो पहले से है ही, अब बनेगा इसका डबल बॉन्ड.
क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो रहेगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ से कार्बन निकला है, यहाँ से निकला हुआ है, जहाँ जहाँ से हाइड्रोजन निकला हुआ है, यहाँ पे इन दोनों से निकला, तो ये दोनों कहीं से भी निकालो, यहाँ से निकालो, इन दोनों से निकला तो यहाँ बन गए। ठीक है ना। अब इसके बाद ये दोनों बचे, तो इन दोनों से भी निकला तो यहाँ भी बन गए, इसमें भी हो गया। अब ये दोनों बचे हुए, तो इन दोनों से भी एक एक क्या निकला, हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे भी जो कार्बन के पास जो फ्री रेडिकल कार्बन जो बना है यहाँ भी फ्री रेडिकल कार्बन बनेगा, क्योंकि ये निकल हर उससे एक एक हाइड्रोजन निकला हुआ, 6 H निकल गए और 2 यहाँ पे थे, टोटल 8 हाइड्रोजन निकले हुए। तो इस तरह से बेंजीन रिंग बन गई, बेंजीन रिंग। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, बेंजीन रिंग बन गई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बनी, बेंजीन रिंग। इसको ऐसे बना सकते हैं या फिर सिंपल ऐसे भी कर लो। ठीक है ना, सिंपल जो है ऐसे भी कर सकते हो आप, और ऐसे कर लो, ये भी बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरोमेटिक भी कर, क्योंकि हमने सिंपल चेन ली थी, हमने एलिफेटिक कंपाउंड लिया है ना, उसको एलिफेटिक से हमने क्या कर दिया, एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या कंपाउंड बना, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, यानी एरोमेटाइजेशन में हो गया ना, दिस प्रोसेस कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। तो पहले 2 हाइड्रोजन निकले, इस कार्बन कार्बन को ज्वाइन किया, मैंने एक रिंग, एक साइकिल बनाई, एक रिंग बनाई। अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होने हैं, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड की कंपल्सरी है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। CCPP वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था, उसके लिए होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कंपल्सरी क्या कंडीशन क्या, CC और PP प्लेनर है, यानी 2 कितना होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 यहाँ पे बन ही रहा था, जब एक एक ऐसे निकल गया। उसके बाद साइकिल है, साइकिल तो पहले ही बन गया था, साइकिल भी है ना। फिर इसमें क्या होता है, कंजुगेशन होते हैं, पाई सिग्मा ऐसे चल रहा है कंजुगेशन। प्लेनर मैंने बताया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, CCPP है इसका, CCPP प्लेनर। और पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं इसमें होते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। कितने इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन होती है इसमें। तो अगर n को इसको 0 कर दे तो 2 पाई आएगा, वो भी एरोमेटिक है। इसको मैं अगर 1 करता हूँ, n=2 अगर 1 लूँगा, 0 1, इस n जो है वो होल नंबर्स लेते हैं, होल नंबर्स, यानी 0 1 2 3 4 इस तरह। 0 लेंगे तो 2 पाई, वो भी एरोमेटिक है। अगर 1 लेंगे तो 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा नहीं हो रहा, ये 2 2 4 6 तो बेंजीन, ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया नहीं हो गया। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी ले सकते हैं। फिर एलिसाइक्लिक में तो कन्वर्ट हो ही गया था वो। और इसको स्ट्रॉन्ग हीट करा हमने, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है, 500 से ऊपर ही, 600 पे करा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। प्रेशर कितना था, 15 atm जब प्रेशर दिया, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जाके कन्वर्ट हो गया बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो गया। आगे समझ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये देखिए एरोमेटाइजेशन है, तो हेक्सेन लिया हमने। हेक्सेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे वैसे लिख लो, है ना। हेक्सेन को Cr2O7Al2O3, ये कैटलिस्ट है क्रोमियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। इसमें 775 K, या फिर इसको लिख सकते हो 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या आप कन्वर्ट हो गया है बेंजीन में, +4s2। हेक्सेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला ऐसे करके हम 2 3 1 2 3 4 5 और 1 6, चलो ऐसे बना दो, है ना। अब क्या होगा, जो कार्बन है, कार्बन जो नज़दीक है, यहाँ पे क्या होगा, CH3 तो है ही, दोनों जगह CH3 होता है, मिथाइल ग्रुप। बाकी CH2 होगा, क्योंकि CH2 2 और 3 और 4 हो गए ना, कार्बन के टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई, इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, किनारे किनारे पे CH3। अब इसमें क्या होगा, एक H यहाँ से निकला फ्री रेडिकल के रूप में, और एक H ये निकला फ्री रेडिकल H। अब ये बॉन्ड होता है ना यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तभी तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ। तो जब ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, तो ये कार्बन भी होगा नहीं होगा फ्री रेडिकल। इसी तरह से ये वाला कार्बन भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, तो ये दोनों फ्री रेडिकल जो है आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका काय में, रिंग में। इस तरह से एक साइकिल में कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं, क्या बोला जाएगा, साइक्लाइजेशन। जो साइकिल में कन्वर्ट हो गया तो साइक्लाइजेशन।
साइक्लाइजेशन हो गया। कितने हाइड्रोजन निकले? अभी हाइड्रोजन निकले 2H, एक इससे निकला। तो साइकिल में कन्वर्ट हो। ये कैटलिस्ट तो सब सेम है ना, कैटलिस्ट यूज़ करिए, क्रोमियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और कितना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड भी है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O7, और साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, या तो 10 to 20 ले लो के बीच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सब करने के बाद साइक्लाइजेशन होगा। उसके बाद अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन बनेगा। डिहाइड्रोजनेशन में कितना निकलेगा, अब आगे देखते हैं कितने हाइड्रोजन निकले, क्योंकि अभी इसने क्या बनना है, बेंजीन बनना है। तो बेंजीन के लिए क्या करें, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, हर कॉर्नर से जहाँ जहाँ कार्बन है उससे अटैच जो है हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो सब में CH2 होगा ना इसमें, क्योंकि एक है यहाँ भी सब CH2 है। तो अभी भी दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा इसमें, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया सबसे। तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा सब में, फ्री रेडिकल करके वो निकल जाएगा, फ्री रेडिकल हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ से भी निकला फ्री रेडिकल, ठीक है, इधर से भी निकला आपका फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल कार्बन बन जाएंगे, इस कॉर्नर पे भी यहाँ पे फ्री रेडिकल कार्बन सब जगह। जब एक गैस निकलेगा तो फ्री रेडिकल कार्बन बनेंगे। तो ये आपस में फ्री रेडिकल कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, सिंगल तो है ही, अब डबल बॉन्ड बना देंगे, पाई बॉन्ड जिसे बोलते हैं वो बना लेंगे। तो इन दोनों के बीच में यहाँ बन गया पाई बॉन्ड, ठीक है। अब ये दोनों बचे तो यहाँ भी बन गया, अब ये दोनों बचे तो यहाँ भी पाई बॉन्ड बन गया। तो जो कार्बन फ्री रेडिकल्स है आपस में यूनाइट होकर सेकंड बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है कि कितने हाइड्रोजन हुए, 2 2 4 2 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज होते हैं और हमें मिल जाता है बेंजीन, ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। ये जो निकले ना 6 हाइड्रोजन, तो डिहाइड्रोजनेशन हो गया, डिहाइड्रोजनेशन। तो सब कुछ हो गया, साइक्लाइजेशन भी हो गया, डिहाइड्रोजनेशन हो गया। ये स्टेप्स करने के बाद हमें बेंजीन रिंग यानी एरोमेटाइजेशन मिलता है ना, एरोमेटिक कंपाउंड मिलता है हमें ये सब करने के बाद। क्लियर। तो टोटल कितने निकले थे, 6 कितने निकले, 6 और 2 इसमें निकले 8, तो 4 2 8 हो गए, नहीं हो गए, टोटल बता रहे हैं, टोटल तो इतने निकले। तो पहले स्टेप में कितने निकले थे, 2 हाइड्रोजन जिसमें कि आप साइक्लाइजेशन हुआ, फिर 6 हाइड्रोजन निकले जिसमें कि बेंजीन रिंग बनी। क्लियर। तो ये आपका बेंजीन रिंग। इसी तरह से हेप्टेन में भी होता है, नोट कर लें स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, एन हेप्टेन भी बना लो, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें भी क्या होगा, मिथाइल होता है ना कॉर्नर्स में, क्योंकि 3 और 1 4 हो गया। ये सेंटर में जितने भी, यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, इस कार्बन में क्या होगा, इन कार्बन्स में क्या होता है, इसमें 1 2 तो कितने 2 ही एच चाहिए, क्योंकि 2 बॉन्ड तो ये बन रहे, तो CH2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, इस सब में CH2 रहता है, CH2। अब क्या होगा कि ये, अब सबसे पहले क्या होगा, इसमें साइक्लाइजेशन होगा। तो ये दोनों, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, इन दोनों बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये आपका फ्री रेडिकल बनेगा, हाइड्रोजन निकल गया, फ्री रेडिकल के। ऐसे यहाँ पे भी जो है ये आपका फ्री रेडिकल C बना और H जो है निकल गया, ठीक है ना। तो 2 हाइड्रोजन निकलने से ये आपका क्या बन जाएगा, एक साइकिल बनेगी। मिथाइल ग्रुप को छोड़ करके ये यहाँ जुड़ जाएगा ना, इस वाले से इससे जुड़ेगा, क्योंकि 7 है तो 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 चाहिए। तो ऊपर वाले को छोड़, यहाँ से निकल गया समझ लो कार्बन, ये मिथाइल CH2 से निकला। अभी जो हाइड्रोजन निकला वो कहाँ से निकला, रिंग बनाने के लिए, ठीक है, साइकिल बनाने के लिए कहाँ से निकला, इस वाले से निकला, और एक इस वाले से निकला, ये छूट गया, ये CH3 रहेगा ऊपर वाला, ऊपर की मिथाइल ग्रुप ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों निकल गए, तो ये रिंग बन गया, मिथाइल ऊपर रह गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लाइजेशन। ये बन गया साइक्लाइजेशन। ये स्टेप क्या है, साइक्लाइजेशन। अब फर्दर क्या होगा, फिर और निकलेंगे अभी हाइड्रोजन। अभी तो 2 हाइड्रोजन निकले ना, साइक्लाइजेशन में कितने हाइड्रोजन निकले, -2H हुए। जब ये बना तो -2H 2 हाइड्रोजन निकले, ठीक है। अब 6 और निकलेंगे, -6 है, 6 और 2 8 होते हैं ना, टोटल 4 2 8। तो अब क्या होगा, अब हमने बनाना है एक रिंग बनानी है, यानी बेंजीन रिंग बनानी है। तो इस कॉर्नर से भी निकलेगा, यहाँ से यहाँ
यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर यहाँ से हर कॉर्नर से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी एक एक हाइड्रोजन निकलेगा। जब एक एक हाइड्रोजन निकलेगा तो फिर सी का फ्री रेडिकल होगा, यहाँ फ्री रेडिकल, हर जगह फ्री रेडिकल बनेगा नहीं बनेगा, सी फ्री रेडिकल फ्री, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब बॉन्ड बनाएंगे आपस में तो मिथाइल तो ऐसे ही रह जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा आपस में। देखो यहाँ भी बॉन्ड बनेगा, फिर ये दोनों बचे, यहाँ भी बॉन्ड बनेगा, ये बन गया, फिर ये दोनों बचे तो यहाँ भी बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन या फिर टॉल्यून। ये टॉल्यून मिल गया, टॉल्यून मिल जाता है। तो इस वाले स्टेप को, इसको जो 6 हाइड्रोजन निकले हैं, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का निकलना है, डिहाइड्रोजनेशन हो गया। तो साइक्लाइजेशन भी होता है, फिर डिहाइड्रोजनेशन होता है। इस तरीके से हमें टॉल्यून मिल जाता है। ठीक है, ये सेम है, इसको ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, ये हमें मिल गया। तो टोटल 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं निकलते। तो इस तरीके से एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कंपाउंड हमें मिलता है। आइसोमराइजेशन, तो स्टूडेंट्स आइसोमराइजेशन में, या इसको पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, क्या होता है इसमें, आइसोमर्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ाई है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन स्पेस, है ना। डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उसको बोलते हैं आइसोमर्स। कोई कहीं लगा हुआ एटम ब्रांच में, कोई इधर आगे पीछे कहीं लगा हुआ, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म जब हम उसको देखेंगे कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन, तो सेम होगा। डेफिनेशन के, द मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ वन कंपाउंड इनटू अनदर कंपाउंड और इनटू मोर देन वन कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा पर उसका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इसलिए कंपाउंड्स के नाम जो है, नेम, वो भी डिफरेंट हो जाएंगे उसके, है ना। IUPAC में सब डिफरेंट कंपाउंड्स हो जाएंगे उसमें, तो उसको बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, मोर देन वन कंपाउंड, ये हो गया। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट चेन एल्केन अगर हम लेते हैं और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl अगर हम लेंगे, हाई टेम्परेचर प्रेशर लेंगे, तो ब्रांच चेन आइसोमर्स पे हमको मिल जाते हैं। स्ट्रेट चेन एल्केन के बहुत सारे ब्रांच चेन आइसोमर्स मिलेंगे, है ना, ब्रांच चेन एल्केन मिल जाएंगे। इट इज यूज टू इंक्रीज द ब्रांच चेन कंटेंट ऑफ लोअर एल्केन्स बाय क्रैकिंग। तो क्रैकिंग, क्योंकि हाई टेम्परेचर प्रेशर है तो देयरफॉर इट इज अ क्रैकिंग। जैसे पायरोलिसिस में था वही है सेम, उसमें भी हाई टेम्परेचर प्रेशर था, कैटलिस्ट भी यूज जहाँ भी कर रहे हैं हम, एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस HCl, है ना। ब्रांच चेन एल्केन्स आर मोर वैल्यूएबल देन स्ट्रेट चेन एल्केन्स एज अ मोटर फ्यूल। मोटर फ्यूल में काम आता है। क्यों बनाया जाता है ब्रांच चेन एल्केन्स में, क्योंकि वो मोटर फ्यूल में काम आता है, वैल्यूएबल होता है ना, ईजिली अच्छा आता है वो उसमें, मोटर के लिए, व्हीकल के लिए एज गुड फ्यूल का काम करता है। क्लियर, मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट में वो जल्दी से लो बॉइलिंग पॉइंट में काम कर लेता है। तो ये आपका ये आइसोमराइजेशन में है। आइसोमराइजेशन में एग्जांपल आपको बताएंगे, जैसे कि ब्यूटेन। ब्यूटेन में एग्जांपल क्या है इसका, जैसे ब्यूटेन ले लो आप, ब्यूटेन, व्हेन वी टेक नाउ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन आप लोगे तो इसके आइसोमर्स बनाएंगे। देखो मेथड प्रोप ब्यूट, तो CH3 CH2 CH2 CH3, मेथड प्रोप ब्यूट हो गया ना, क्लियर। अब इसको हमने वही किया, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 HCl लिया, हाई टेम्परेचर प्रेशर लिया। हाई टेम्परेचर प्रेशर जब हम लेंगे इसका, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट वी टुक हाई टेम्परेचर प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे व्हाट विल वी गेट, हमें जो है हायर एल्केन्स लोअर एल्केन्स से मिल जाएगा, है ना। हायर ब्रांच चेन आइसोमर मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, ब्रांच चेन आइसोमर, 2 मिथाइल प्रोपेन मिलेगा। तो इसमें देखो कहाँ कहाँ लगाना है, एक हम ये लिया 2 मिथाइल प्रोपेन ना, CH3 CH, फिर CH CH
प्रोपेन है ना, तो 1 2 3 मैथ एथ प्रॉप, ये तो ब्यूटेन होता है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, प्रोपेन बनाएंगे। मैथ एथ प्रॉप, प्रोपेन बन गया नहीं। प्रोपेन में क्या होता है, CnH2n+2 देखोगे तो क्या होगा, मैथ एथ प्रॉप 3 है तो C3 हो जाएगा, 6 और 2 H8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 8, तो H8 होनी चाहिए, तो 3 और 3 6 हो गया, यहाँ पे CH2 कर दो, अब हो गया नहीं 8, 3 4 6 7 8, तो ये आपका अभी क्या बना, अभी बना है ये प्रोपेन मैथ प्रॉप। अब क्या लगाना है हमने, 2 मिथाइल, यानी 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री का कार्बन ये है, क्योंकि इसके इधर भी एक कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो 2 डिग्री हो गया ना, मैन द सेंट्रल कार्बन अटैच टू 2 मोर कार्बन्स, तो 2 डिग्री हो गया। तो 2 मिथाइल बनाने के लिए अब इसमें से एक एच हटा देंगे, इसमें से क्या करेंगे हम, एक एच हटा देंगे, ये एच को हटा दिया हमने, एक एच को, और इस एच को हटाने के बाद क्या लगा, उस एच की जगह क्या लगा, मिथाइल लगा दो, CH3, तो ये हो गया कन्वर्ट 2 मिथाइल प्रोपेन में, 2 मिथाइल प्रोपेन, ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो गया। मेथड प्रॉप है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल हो गया प्रोपेन। अब इसका, अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C4 और H कितना होगा, 4 to 10 होना चाहिए, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए, तभी तो आइसोमर कहलाएगा। तो C4 मतलब 1 2 3 4, तो C4 हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4 हो गया, और H कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए ना, H कितना होना चाहिए 10, तो 3 और 3 6 7 8 9 और 1 10 हो गया, ठीक है, C4H10, C4H10, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के कारण ये क्या हो गया, आइसोमर हो गए, बट है ना, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इसका यहाँ लग गया, इसमें बस ये अंतर है ना, IUPAC में भी नेम चेंज हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन, और एन ब्यूटेन से हमें 2 मिथाइल प्रोपेन मिल गया, 2 मिथाइल प्रोपेन मिल गया, क्लियर। अब नेक्स्ट में आएगा 2 मिथाइल पेंटेन से हम कैसे आगे बनाते हैं। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इसमें 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन लेंगे, तो पहले क्या बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 CH 1 2 3 4, अभी 4 ही हुए ना, अब हो गए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो क्या बना 2 मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन से क्या बनाएंगे 2 3, 2 पे मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल कर दो, तो इधर से अगर हम चेंज करेंगे तो इसको H को हटाना पड़ेगा, इस वाले H को हटाओगे, एक H को, और यहाँ पे मिथाइल जोड़ दोगे ना, इस H को हटा करके, एक H को हटा करके कार्बन के साथ जोड़ना ना, कार्बन के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन क्योंकि, तो यहाँ पे मिथाइल जोड़ दो CH3, तो क्या हो गया, ये हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है ना, 2 मिथाइल पेंटेन। इसका पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5 और H कितना होगा 12 होगा, क्योंकि CnH2n+2 करना है, तो C कितने 5 1 2 3 4 5 है ना, 5 हो गया, H कितने में 12, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, 2 पे मिथाइल है और पेंटेन ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C6 में आएगा फिर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि एक कार्बन और है तो C6 होगा, तो C6 में 6 2 12 13 14, फिर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, फिर आपका H 14 आ जाएगा, 6 2 12 13 14 6 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और H कितने 14 होगा, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया, क्लियर। अब इसे जब हमने हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी एनहाइड्रस क्या लिया था, एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl लिया था, ठीक है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर हमने लिया 500 to 600 भी हो सकता है इसमें टेम्परेचर, और इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा हमें 2 मिथाइल पेंटेन से 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, मतलब मिलता एल्केन ही है, लेकिन वो ब्रांच चेन में आ जाएगा, इसमें सिंगल ब्रांच, तो ब्रांच चेन इसमें बढ़ जाएगी, है ना, जितना ज़्यादा बढ़ेगी उतना बढ़िया होगा,
अच्छा फ्यूल का काम भी करता है। तो CH3, अब 2 और 3 पर डाई मिथाइल लगाना है, तो इधर से काउंट करेंगे तो ये 2 आ रहा है, तो एक मिथाइल यहाँ लगा दो, फिर CH एक यहाँ लगा दो, 2 और 3 पे, 2 और 3 पे लग गया, डाई मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल हो गए। और ब्यूटेन में 1 2 3 4 कार्बन, तो एक कार्बन और आ जाएगा। इस तरह से बने गए 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें काउंट कर लो, इसे सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, आइसोमर्स बन रहे तो सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए। तो C कितने 1 2 3 4 5 6, तो C6 हो गया। और H कितना हुआ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, H14 हो गया। क्लियर है ना। तो ये वाला सब 3 है, ये दिस इज 3, ये भी 3 है। ये बन गया आपका 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। स्मॉलर ब्रांच चेन एक ही थी, इसमें 2 ब्रांच चेन हो गई। ठीक है, गुड है ना। आइसोमर्स बन गए दोनों, आइसोमराइजेशन हो गई, या पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं इसको। हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये होता है। तो इस तरीके से हम आइसोमराइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, लेकिन ब्रांच चेन हो गई, ब्रांच चेन आइसोमर बन गया। अब ये मोर स्टेबल हो गया इससे, ये दिस इज़ मोर स्टेबल, तो इसलिए बनाया जाता है कि अच्छी स्टेबिलिटी भी चाहिए। और ये क्योंकि सिंगल है, डबल हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो हेक्सेन आइसोमर बन गया ना इसमें, हेक्सेन आइसोमर बोलते हैं इनको, हेक्सेन आइसोमर्स में हमने बनाया हेक्सेन आइसोमर। मोर स्टेबिलिटी की, तो मेजर प्रोडक्ट भी बनता है इसमें, तो ज़्यादा स्टेबल होगा, मेजर बनेगा। ठीक है, तो मोर स्टेबिलिटी, जितने ज़्यादा ब्रांच होंगे, मोर स्टेबिलिटी अरेंजमेंट ड्यू टू द सिमिट्री है ना दोनों तरफ, मिथाइल ग्रुप की सिमिट्री है, इसलिए भी ये ज़्यादा मोर स्टेबल है। मिथाइल ग्रुप के दोनों तरफ एडजेसेंट कार्बन के साथ, ये दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए, अगल बगल वाले कार्बन के साथ सिमेट्रिकली अगर मिथाइल ग्रुप लग जाता है सिमेट्रिक में, तो ये मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना, एडजेसेंट कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगने से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो मोर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अरेंजमेंट ड्यू टू द सिमेट्रिक ऑफ द मिथाइल ग्रुप, ठीक है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो गया विद मिथाइल ग्रुप ऑन द एडजेसेंट कार्बन। तो इस तरीके से आपका आइसोमराइजेशन भी कंप्लीट हो गया है ना। इसका यही यूज़ होता है कि हम फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम में, पेट्रोल के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पे आइसोमर्स की ज़रूरत होती है, गुड फ्यूल बनता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, कंबशन में देखो, एल्केन्स बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। जब भी हम इसको जलाएंगे, एल्केन्स को बर्न करेंगे एक्सेस ऑफ एयर में, हवा तो हमारे चारों ओर है ही, और भी एक्सेस में उसमें डाल देते हैं, है ना। तो वो क्या देगी, कोई भी चीज़ जलती है तो धुआं देती है, तो ऐसे ये भी बर्न होकर धुआं देगी, कार्बन डाइऑक्साइड देगी, और साथ में क्या देती है, वाटर भी देती है। तो एक्सोथर्मिक होता है ये प्रोसेस, एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होते हैं। एक्सोथर्मिक मीन्स रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो काम करती है हमारे इंजन को चलाने का काम करती है ना, तो इस ये फ़ायदा है वहाँ पे ना। इट इज़ अ फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। क्या होता है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन होती है ये। जैसे कि पीछे आपने फ्री रेडिकल वाला ही चल रहा है सारा एल्केन्स, तो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन एंड रिक्वायर्स अ वेरी हाई टेम्परेचर फॉर इट्स इनिशिएशन। बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए इसको स्टार्ट करने में, लेकिन एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फिर वो आगे चलती रहती है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, है ना। फ्री रेडिकल तो एक बार ही बनाना है, फिर वो जो बनेगा, जो फिर बना हुआ फ्री रेडिकल दूसरे को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है, एल्काइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से वो चेन आगे आगे बढ़ती रहती है ना। नए नए फ्री रेडिकल्स बनते रहेंगे, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे उसमें पेट्रोल में क्या होता है, फ्यूल में तो बहुत सारे एल्केन्स होंगे, है ना। तो और बहुत सारे क्या होगा, सब एल्काइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरीके से वो चेन आगे बढ़ती रहेगी, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन जो स्टेप्स होते हैं। तो ये बोलता है कि एक बार अगर चेन स्टार्ट हो गई, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, द सब्सिक्वेंट चेन, वो जो चेन बनी है
वो उसको आगे प्रोसीड करती रहती है, आगे बढ़ाती रहती है और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी देती रहती है। पहले ही स्टार्ट में उसने दे दी थी, तो कितनी एनर्जी होती है हीट ऑफ कंबशन ऑफ पेंटेन में? 2549 किलो जूल पर मोल होती है। तो इतनी एक्सेसिव एनर्जी है, तो इसको पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर इतनी एक्सेसिव एनर्जी होती है, वो भी तो एल्केन है ना। तो उस एनर्जी का यूज़ कहाँ करते हैं? गाड़ियों को चलाने में, है ना, गाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं। उसमें जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसमें हम इस फ्यूल को यूज़ करते हैं, और ये फ्री रेडिकल की वजह से, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन की वजह से आगे बढ़ती रहती है, गाड़ी चलती रहती है। तो क्या कहाँ कहाँ इसका यूज़? इंटरनल कंबशन इंजन में होता है, पेट्रोल डीजल उसमें यूज़ करते हैं। कार्बन ब्लैक में, यानी जो प्रिंटर्स की इंक होती है वहाँ भी हम यूज़ करते हैं। ब्लैक पिगमेंट्स एंड एज अ फिल्टर इन रबर, और यहाँ भी हम यूज़ करते हैं। तो क्या लेना है हमने? पेंटेन लिया, कोई भी एल्केन ले ले भी नहीं, पेंटेन। तो पेंटेन ले लो आप, CH3 CH2 CH2, कितने हुए? 1 2 3, एक और बना लो 4, और ये हो गया 5, हो गया पेंटेन। 1 2 3 4 मैथ है, प्रोप्यूट पेंट। तो इसको पेंटेन को क्या करा, किस में करना है? एक्सेसिव ऑफ एयर में। तो ऑक्सीजन मैंने लिया, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और पानी बना दो, सीधे बना दो, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और वाटर बना दो, ये तो बनाना है। और लेकिन साथ में अब इसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर में क्या होता है, ये रिएक्शन होती है, बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव दिस एंड दिस। अब ये क्या होगा, शुरू में इग्नाइट करते हैं ना, उसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर बन जाता है। अब यह आगे क्या होगा, वो देगा, एनर्जी भी देगा। तो कितना देगा? ये जो लिखा हुआ था अभी 2549 किलो जूल पर मोल देगा। तो यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें एनर्जी तो रिलीज़ हो ही है। तो अंदर स्टार्टिंग करने के लिए हम अंदर थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट क्या बनता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर, ये एनर्जी जो है रिलीज़ होगी, है ना। इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने से क्या होगा, 8 ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, और यहाँ 5, क्योंकि 8 to 16 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 कार्बन डाइऑक्साइड, पहले 5 कर ले, फिर 5 to 10 और 1 11 हुआ। और हाइड्रोजन कितने हुए? 3 4 5 6 7 8 9 10 12। तो इधर कितना बढ़ेगा? 6 to 12 होगा, नहीं होगा? 6 to 6 ही होगा, 6 to 12 हो गया। तो 6 ऑक्सीजन भी हो गया, और 5 to 10 16, और यहाँ पे 24 हो गया, है ना। ये तो अलग है उसके लिए। अब देख लो बैलेंस हो गया इक्वेशन, 16, 8 to 16 यहाँ पे, और कितना हो गया 5 to 10, और 6 कितना हो गया 16 हो गया, क्लियर। 2549 किलो जूल पर मोल इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जो है फ्यूल में काम आती है, ठीक है ना। फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, चेन रिएक्शन होती है, उसके थ्रू ये गाड़ियों के लिए बढ़िया है। उसमें फ्यूल डाला और इतनी एक्सेसिव एनर्जी है, जो भी एल्केन हमने यूज़ किया, ये एल्केन इतनी एक्सेसिव एनर्जी देता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें ये इतना ही था, वह कंबशन में यही था कि एल्केन्स बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर। जलाते तो जलाने के लिए कुछ स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे, तो वो जला दिया उसको, और ये दे दिया बस, ओके। हुआ नहीं था उसे। तो स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ स्मॉल रिंग कंपाउंड्स चल रहा है इसमें देखिए, द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आपने देखा, इसमें एल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ज़्यादातर वही होता है, इवन, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, बट इन जनरल साइक्लोप्रोपेन्स एंड टू सम एक्सटेंट साइक्लोब्यूटेन्स अंडरगो सर्टेन एडिशन रिएक्शंस। पर कुछ कई जगह वो एडिशन रिएक्शन देता है, बिकॉज बॉन्डिंग इन साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन्स
is not as strong as that in higher homologous, hence they can be attacked by certain reagents. तो क्योंकि उनके बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाता क्योंकि साइकिल के रूप में होता है ना। तो जो टेट्राहेड्रल स्टेट होती है 109.5 डिग्री, उसको क्या है डेविएट करता है, आगे पीछे होता है उसका, तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है ना, इसलिए उसमें ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई रिएजेंट आए उसको अटैक करे तो क्या करता है वो बॉन्ड को तो तोड़ के एडिशन रिएक्शन दे सकता है, एडिशन रिएक्शन देता है। These addition reactions destroy the cyclopropane and cyclobutane ring system and yield open chain compounds. तो इस तरीके से जो एडिशन रिएक्शंस होती है उसमें क्या करता है, उसका रिंग सिस्टम जो होता है उसको तोड़ देता है ना, एडिशन रिएक्शन से। तो अभी हम आगे देखेंगे, अभी पहले थोड़ा डिटेल में थोड़ा एक जनरल आपको ये बताया जाएगा। तो कंपाउंड्स हैविंग वन रिंग, जिसपे एक रिंग होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, जिसपे 2 रिंग्स होंगे तो CnH2n-2, 3 रिंग्स में CnH2n-4। तो इस तरीके से फॉर्मूला इसका जनरल रिंग का भी फॉर्मूला है। अब मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में क्लासिफिकेशन क्या है कि स्मॉल रिंग्स को जो क्लासिफाई किया गया है वो 3-4 कार्बन एटम्स के को बोला गया है। फिर कॉमन है नॉर्मल रिंग्स को बोला गया 5-7 कार्बन एटम्स की, मीडियम रिंग्स को बोला गया 8-11 वाली कार्बन एटम्स, और लार्ज रिंग जो है ग्रेटर देन 12 कार्बन एटम्स को कहा गया है ना। अब आगे देखिए, इन दीज रिएक्शंस carbon carbon bond is broken and the two atoms of the reagent appears at the terminals of the carbon atom. इसमें होता क्या है कि जो पहले तो वो रहेगा पूरा साइकिल के रूप में रहता है ना, तो साइकिल के रूप में रह करके क्या होता है, जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है इस तरीके से कार्बन इस तरह से बनेगा ना साइकिल, मान लो ये है ना, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसमें भी और इसके बीच में भी है, तो ये टूटता है, इसको क्या कहते हैं तोड़ा जाता है। इसको विद हेल्प तो सब कोई कैटलिस्ट लेके तोड़ा जाए, बिना उसके तो टूटा नहीं, जबकि वो काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, उसके बीच में sp2 हाइब्रिडाइज भी है एक, उसके कारण पर एंगल तो बन ही रहा ना, एंगल बनता है लेकिन टेट्राहेड्रल स्टेट नहीं होती, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, तो उसी कारण उसकी ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है, रिएक्टिव हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। और इसको तोड़ा जाता है, तो क्या हो रहा है, साइक्लोब्यूटेन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन लेस रेडली देन साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, इस ऊपर वाले में क्या था कि 2 एटम्स जो उसके ये निकलेगा जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, यानी हाइड्रोजन निकलेगा उससे, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तब उसकी जगह रिएजेंट्स जो है जुड़ेगा, जो भी हम रिएजेंट लेंगे जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसके साथ जो रिएक्शन कर रहा है, कुछ भी लेंगे HCl लेंगे इसके साथ, ये H2SO4 लेंगे, ये HBr लेंगे, उसमें से जैसे HBr है तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा है ना, और एक Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ऐड हो जाएगा ना इसमें। वैसे तो इसमें हाँ वो ऐड हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन निकलने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है ना, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp3 तो है नहीं, तो एक तो ज़रूरत है इसको, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये दोनों, तो इसलिए एक एक यहाँ हाइड्रोजन या क्लोरीन कोई भी जुड़ सकता है, या हाइड्रोजन होगा तो दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो एल्केन बन जाएगा, यानी कि एक स्ट्रेट चेन बन जाएगी आपकी। अभी तो क्लोज रिंग है ना, रिंग है, स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे देखिए, इन साइक्लोप्रोपेन यहाँ हो गया, तो साइक्लोब्यूटेन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन लेस रेडली देन साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन का कारण ये है कि साइक्लो जो ब्यूटेन है वो उसके कार्बन कार्बन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो जो कि 109 डिग्री 109.5 डिग्री के थोड़ा क्लोज है, 90 डिग्री से क्लोज, जबकि इस वाले में क्या है कि 60 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 63 से 180, 60, 60 एंड 60। इस वाले केस में साइक्लोप्रोपेन में, इस साइक्लोप्रोपेन के केस में ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो 60 है वो बहुत दूर है, एक 109.5 डिग्री से काफ़ी दूर है, तो इसलिए ये ज़्यादा क्लोज है, तो ये लेस रेडली मतलब जल्दी से क्या होगा, अंडरगोज एडिशन रिएक्शन कौन देगा जल्दी, साइक्लोब्यूटेन जल्दी देगा विद रिस्पेक्ट टू द साइक्लोप्रोपेन, जो कि 109.5 डिग्री से काफ़ी दूर है, 60 है ना उसके पीछे बॉन्ड एंगल्स, तो इसमें ये है। आगे लास्ट क्या था, वही चीज़ है जो मैंने समझा, इन साइक्लोप्रोपेन द ट्रिपल C बॉन्ड, ये ना साइक्लोप्रोपेन ट्रिपल C हो गया, C बॉन्ड एंगल की 60 है, विच इज़ फार फ्रॉम द आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ 109.5 डिग्री लीडिंग टू हायर रिंग स्ट्रेन। तो जो उससे आइडियल से काफ़ी दूर होगा तो इसमें रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होगा, रिंग स्ट्रेन क्या होगा, ज़्यादा होगा इसमें रिंग स्ट्रेन,
इसमें इस कंडीशन में स्ट्रेन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसमें भी होगा लेकिन इसमें उसकी तुलना विद रिस्पेक्ट टू दिस वन थोड़ा कम होगा। तो ये जल्दी से एडिशन रिएक्शन देगा विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोप्रोपेन। कौन देगा? साइक्लोब्यूटेन जल्दी देगा रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है ना। अब आगे करवाते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ स्मॉल रिंग कंपाउंड्स में, अब इसमें वैसे तो जनरली क्या हो रहा था, वो हो रहा था इसमें आपका फ्री रेडिकल बन रहा था ना, फ्री रेडिकल्स बनते थे इसमें और रिएक्शन प्रोसीड होती थी फ्री रेडिकल्स। लेकिन स्मॉल रिंग के केस में एडिशन रिएक्शन देता है, कोई नया काम कर रहा नहीं कर रहा। तो कौन कर इसमें, जैसे पिछली बार भी देखा था ना, ब्यूटेन करता है ना कोई नया काम, सूट बूट पहन के आता है। तो एक याद रखने के लिए है कि सूट बूट पहन के आ गया ब्यूटेन, वही कर रहा है नया काम। इसमें क्या दे रहा? एडिशन रिएक्शन ब्यूटेन दे रहा। बूट मतलब बूट हो गया, सूट अपनी तरफ से लगा लो, तो सूट बूट पहन के आ गया। और अपने साथ वो एक और लिया है, अपने छोटे भाई को लिया है, उससे कम वाले को प्रोपेन है ना, साइक्लोप्रोपेन को लिया है, साइक्लोप्रोपेन को लिया है। और ये ब्यूट मतलब साइक्लोब्यूटेन को। तो ये स्पेशल काम देता है। भाई वैसे तो फ्री रेडिकल्स बन रहे थे, फ्री रेडिकल्स के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, एडिशन तो हो नहीं रहा था कहीं, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन दे रहा है। कहाँ सब्स्टिट्यूशन होता है, कहाँ हो एडिशन। तो किसके साथ देता है? स्मॉल रिंग कंपाउंड्स। स्मॉल रिंग कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन है वो 3 और 4 कंपाउंड्स की थी। तो इसमें क्या आ गया? प्रोपेन आ गया और साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन आ गया। 4 वाले में साइक्लोब्यूटेन आ गया, ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन आ गया इनमें। तो इस तरह से याद रख लो भी, स्पेशल काम करते हैं दोनों के दोनों सूट बूट पहन के, है ना। प्रोपेन को भी याद रख सकते हो कि उसका छोटा भाई है, ऐसे करके रख लो। अब क्या हो कि जब प्रोपेन हमने लिया, ये ले लिया हमने प्रोपेन, तो इसमें हाइड्रोजन के साथ इस हाइड्रोजन को ऐड किया, निकल कैटलिस्ट और 355 के लिया टेम्परेचर, है ना। तो मेथड बॉन्ड क्या बना? प्रोपेन बन गया। एन प्रोपेन भी बोल सकते हो कि स्ट्रेट चेन है, एन प्रोपेन बन गया। तो इस तरीके से अब दूसरे वाले रिएक्शन देखो। तो इसमें हुआ क्या, इसमें क्या होता है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 है ना, क्योंकि देख लो कैसे, क्योंकि एक इस कार्बन में देखो 1 2 है ना, 2 और ये आपका 2 4 हो गए, प्लेनर होता है sp2 हाइब्रिडाइज। यानी तो इस वजह से क्या करता है, एडिशन दे सकता है यहाँ पे। तो एडिशन के लिए मतलब ये रिंग टूटेगा, जब रिंग तोड़ के आपको एडिशन दे सकता है। रिंग अभी तो नहीं देगा, जब रिंग तोड़ेगा तो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट 355 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाइड्रोजन जो लेंगे वो तो आग है ना, तो उसको तोड़ने के लिए आग का इस्तेमाल किया, है ना, फ्लेमेबल है। अब ये तोड़ देता है इसके बीच में कार्बन। तो अब जब कार्बन ये रिंग टूटेगा तो क्या हो जाएगा, CS2 इधर जो एक, जैसे यहाँ से टूटा, सपोज इधर से टूटा, तो इन दोनों में क्या हुआ, एक HH जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब बीच में क्या आता है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और एक H लास्ट वाले में जुट गया तो CS3 बन गया। मतलब ये टूटने के बाद क्या हुआ, इसका जो H है, ये H टूटेगा नहीं, एक H यहाँ ऐड हो गया और ये वाला H इधर ऐड हो गया, ठीक है ना। बाकी स्ट्रेट हो गई चेन, ओपन चेन हो गई। पहले तो क्लोज चेन थी, यानी रिंग था, अब वो क्या हो गया, रिंग टूट गया और स्ट्रेट चेन बन गई। तो मैथ है प्रोपेन बन गया, प्रोपेन, ठीक है ना। क्या बन गया, प्रोपेन। तो साइक्लो क्या था, दिस वन इज साइक्लो मैथ प्रोपेन था। साइक्लोप्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। तो कितने कार्बन है, C3 है, तो H कितने होंगे, 6 होंगे, तो 2 2 4 2 6 हो गए ना, तो इस तरह ये फॉर्मूला होता है CnH2n साइक्लोप्रोपेन का। तो इस तरह से हमने जब निकल कैटलिस्ट दिया 355 डिग्री केल्विन लिया, तो हाइड्रोजन उसमें ऐड हो गया और एन प्रोपेन, स्ट्रेट चेन है इसलिए एन लगा दिया, एन प्रोपेन मिला। क्लियर, ठीक है ना। इसे मैंने यहाँ लगा रखा था, तो इधर CS2 तो यहाँ ऐसे लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर आपने क्या लिया, ये वही है, सेम रिएक्शन है, साइक्लोप्रोपेन की चल रही है।
अब की बार हमने ब्रोमीन लिया, ब्रोमीन मॉलिक्यूल लिया और कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, इसमें CCl4 कैटलिस्ट। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये भी टूटेगा, एक ब्रोमीन जो ऐसे बीच से जैसे पिछली बार टूटा था ऐसे यहाँ भी टूटा और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है ना, दूसरा ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा CH2 के साथ। तो यहाँ देखो CH2 के साथ एक ब्रोमीन टूटा, CH2 के साथ दूसरा ब्रोमीन टूटा, इस वाले बीच में ऐसे ही रहेगा एज इट इज। इसमें क्या है ना, एक एक ब्रोमीन दोनों टूट गया, CH2 CH2 अब इसको बनाना है, ठीक है ना। तो कितने, ये तो क्लियर है ना, C3 और H कितने होते, 3 2 6 होने, तो 2 2 4 2 6, ठीक हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक तरफ यहाँ ब्रोमीन लग गया CH2 में, दूसरी तरफ ब्रोमीन लग गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 1 और 3 पे है, इसका नाम हो गया 1 और 3, तीसरे पे है 1 2 3, यहाँ से हम स्ट्रेट चेन यहाँ से काउंट कर रहे हैं। डाइब्रोमो क्योंकि 2 ब्रोमीन है तो डाइब्रोमो, प्रोपेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है AN ही लग जाता है, मैथल प्रॉप 3 वो है तो प्रोपेन लग गया, डाइब्रोमो प्रोपेन हो गया, इसका नाम क्या होगा, डाइब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पे स्टूडेंट CH2 कर देना, करेक्ट करो। तो 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन है, ये हो गया क्लियर। अब इसी तरह से फिर लिया वही सेम है साइक्लोप्रोपेन, अब क्या HBr लिया, तो ये B से टूटेगा जैसे पहले टूटा था, एक हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ जुड़ गया, ये वाला इधर जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, ये ब्रोमीन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और क्या देगा, टूटेगा है ना, ये देगा। फिर 1 ब्रोमो प्रोपेन दिया, देखो CH2 के साथ जुड़ा था नहीं है ये H, ये वाला, तो ये जुड़ गया, बीच में CH2 एज इट इज़ है और फिर ये CH2 के साथ Br, ये वाला Br जुड़ गया, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन। उसके बाद फिर से वही लिया, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन है ना, लिखो चाहे ऐसे भी रख सकते हो, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, मुझे नहीं CH2 लिखना है, तो अंडरस्टूड है। प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे, इसमें थोड़ा पानी भी रहता ही है ना, वाटर मॉलिक्यूल, और ये क्या बनेगा, इसमें भी वैसे ही टूटेगा। देखो इसमें H जो टूटा है वो यहाँ B से जब ये टूटेगा तो एक कोने पे तो H लगेगा, एक टर्मिनल पे, टर्मिनल मीन्स कोना, एक टर्मिनल पे लगेगा, दूसरे टर्मिनल पे क्या लगेगा OH, ये OH, ठीक है ना, H2O को तोड़ा हमने तो उसके अंदर पानी टूटता है, तो ये आपका ये जो ये वाला है OH, ये इस टर्मिनल पे जाके लगेगा, ठीक है। तो क्या बना CH2 और CH, CH2 ऐसे आपका, तो ये बना प्रोपेन 1 OL, या एन प्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल अल्कोहल, CH2 CH और CH2, एन प्रोपाइल अल्कोहल बन गया। इसको सेटिस्फाई करें, देखो कार्बन के कितने 1 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक ये हो गया 2 और 2 इधर हो गया 4 हो गया, क्लियर, इसका मतलब ठीक है। इसको फिर करो 1, एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ना, फिर 2 और 1 3 और एक चौथा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ 4 हो गया, क्लियर। तो प्रोपेन 1 OL बना। उसके बाद लास्ट देखते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में ये होता है साइक्लोब्यूटेन है ना, इसमें हाइड्रोजन से हमने रिएक्शन करा, निकल कैटलिस्ट 473 केल्विन पे, तो क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। इसमें भी कार्बन चेन टूट जाती है बीच से, और एक H ये जिस बीच से टूटेगी तो एक टर्मिनल पर, मतलब एक एंड पर या एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और दूसरे एंड पर दूसरा हाइड्रोजन एटम लग जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा। देखो CH3 हो गया, जब इस एंड पे लगा तो CH3 बना, एक हाइड्रोजन लगा। अच्छा, इसको एज इट इज उतारा, फिर इसको भी एज इट इज उतारा, फिर लास्ट में CH3 लगा दिया, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ भी तो जुड़ा, दोनों टर्मिनल्स पे जुड़ता है, यानी दोनों एंड्स पे जुड़ता है। तो इस तरीके से क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। साइक्लोब्यूटेन से क्या बनाया हमने, ब्यूटेन बनाया। लेकिन कैटलिस्ट जरूरी है इसमें, क्योंकि कैटलिस्ट के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ऑल्दो उसमें देयर इज़ एन एंगल स्ट्रेन है अभी भी 90 के होने के बावजूद, हालांकि थोड़ा उसके नज़दीक तो है फिर भी, यानी 109.5 डिग्री, लेकिन एंगल स्ट्रेन अभी भी है। तो उस एंगल स्ट्रेन को होने के बावजूद भी कैटलिस्ट चाहिए, मतलब एंगल स्ट्रेन होने के बावजूद भी कैटलिस्ट चाहिए, बिना उसके नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन ऑफ स्मॉल रिंग कंपाउंड्स इसमें हमने पूरे किए। इसमें पर इसमें एक चीज़ और है, बीच में कार्बोकैटायन भी बनता है हर एक केस में।
कार्बोकैटायन बनता है, यानी कार्बन पे जो टूटेगा तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। तो इसमें इंटरमीडिएट बनता है एक कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट, ठीक है ना। अब ये इंटरमीडिएट बना क्योंकि पॉजिटिव बना, तो इसको क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल चाहिए, है ना, न्यूक्लियोफाइल चाहिए, क्योंकि ये खुद ही क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो न्यूक्लियस को लव करता है, न्यूक्लियस ये है, इसको लव करता है, और ये इलेक्ट्रॉन को लव करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये कार्बोकैटायन को क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे यहाँ पे इस केस में, इस वाले में ब्रोमीन जो है न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ब्रोमीन, और वो इससे क्या होता है, अटैच, इसको अटैक करता है, और अटैक करके इससे जुड़ जाता है, जुड़ के ना इसे अटैक करा इसने, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ करके जब कैटायन बना, कार्बोकैटायन के बाद ये अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन, और ब्रोमीन अटैक करके इससे जुड़ जाता है, कि ठीक है ना। तो 1,3-डाइब्रोमो प्रोपेन बन जाता है इसमें, इस वाले केस में। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है ना, क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की भी ज़रूरत पड़ती है, सब्स्टिट्यूएंट जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि स्ट्रेन होने के बावजूद भी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कह रहा है, इलेक्ट्रॉन को हटाएगा ना इससे, पॉजिटिव, जैसे इसने अभी पॉजिटिव बनाया, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा होगा जिसने इसको पॉजिटिव बनाया, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। जब इससे इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कोई नहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो इसको पॉजिटिव बनाता है। तो ऐसे ये भी चीज़ें चाहिए होती है, हालांकि स्ट्रेन है, सब कुछ है, लेकिन स्ट्रेन के बावजूद भी एकदम से नहीं टूटते इसके बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड तब भी स्ट्रांग होते हैं, और इसको कार्बन कैटायन बनाना पड़ेगा इंटरमीडिएट, और उसके लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, है ना, ताकि इलेक्ट्रॉन हटाए वो कार्बन से और कार्बन को पॉजिटिव बनाए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, एंगल स्ट्रेन के बावजूद भी ये सब कुछ चाहिए होता है, तब जाके कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है टूटता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सारी चीज़ें से थोड़ा क्लियर करके आपको समझा दी, होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। स्टूडेंट्स को भी चेक कर लेना, सही कर लेना, CS2 आएगा इसमें, CS2 प्रोपेन 1 ऑल या एन प्रोपाइल अल्कोहल, यहाँ पे इसको करेक्ट कर देना से। क्लियर? CS2 रिएक्शन ऑफ स्मॉल रिंग कंपाउंड्स अब कंप्लीट हो गए इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स हैज़ बीन कंप्लीटेड नाउ। तो स्टूडेंट्स HBr के साथ तो है साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन, HBr के साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन तो है, लेकिन HCl के साथ नहीं है। हो सकता है कोई कंट्रोवर्सी हो, तो इसलिए उसको छोड़ रखा है, बुक्स में भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी सारा सब कुछ क्लियर है इसमें। बाकी तो आपको बता ही दिया मैंने कि इंटरमीडिएट बनता है इसमें, कार्बोकैटायन जो बनता है देयर इज़ एन इंटरमीडिएट, क्योंकि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जो इससे इलेक्ट्रॉन निकालता है, और कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट, ठीक है ना। वो होता है CS2, ऐसे बनेगा, देखो CS2 और CH2 प्लस, ये बन गया इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है ना। इसको इस पे जो अटैक, इसको कौन अटैक करेगा? क्योंकि पॉजिटिव है तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसे ब्रोमीन है वो अटैक करेगा, अगर यहाँ क्लोरीन है क्लोरीन अटैक करेगा, कुछ भी जो भी नेगेटिव ग्रुप होगा वो अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग हो गया ना, न्यूक्लियस को लव करने वाला कौन होगा? नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव उसमें अटैक करेगा, और फिर वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या तोड़ देगा, और टूटने के बाद क्या होगा, इससे जुड़ करके ये जो प्रोडक्ट्स आपको बताया ये सब बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका रिएक्शन ऑफ स्मॉल रिंग कंपाउंड्स ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। अब इसके प्रिपरेशंस रह गए, इसकी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, उसको हम नेक्स्ट बार में इसको कंप्लीट करेंगे। होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।